और हम चर्चा दिल्ली के चुनावों पे कर रहे हैं। और आज आखिरी दिन पूरी ताकत अगर भारतीय जनता पार्टी झोंक रही है तो सबसे पुरजोर और बड़े जो उनके चेहरे हैं, जो स्टार प्रचारक हैं, उनको मैदान में उतारा गया है। हम इस वक्त आया नगर मेहरौली एमजी रोड पर मौजूद हैं और यहाँ पर खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी चुनावी प्रचार का कमान संभाले हुए हैं। सर, ताकत तो पूरी लगाई हुई है आप लोगों ने, 7 के 7 सांसद लगातार आपको दिल्ली की जनता देती है, लेकिन विधानसभा में 27 साल का सूखा कैसे खत्म होगा? वहां पर जाकर झाड़ू की तरफ लोग भाग जाते हैं। इस समय आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल ने जो दिल्ली की जनता को धोखा दिया है, अब उसको अच्छी तरह लोग समझ चुके हैं और दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां आनी चाहिए, क्योंकि पिछले 26 वर्षों से यहां पर दिल्ली में भले ही कांग्रेस की सरकार रही हो, आम आदमी पार्टी की सरकार रही हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही है। लोग यह महसूस करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास इतनी तेजी के साथ हो रहा है, लेकिन दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां का विकास अन्य राज्यों की अपेक्षा और अधिक तेजी के साथ होना चाहिए, लेकिन वह नहीं हो पा रहा है। तो अब लोगों ने मन बना लिया है कि नहीं, चाहे जो भी हो, इस बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बननी चाहिए। अब जरा मुद्दों पर आते हैं, लेकिन एक बार अगर इधर पूरा दिखा दे नजारा आगे का, राजनाथ जी के रोड शो में जो लोग आए हुए और छतों पर भी लोग जो ऊपर मौजूद हैं, इधर अगर आपको दिखाएंगे ऊपर दाईं तरफ, वहां से लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं। लेकिन ये सब पुष्प वर्षा वगैरह सब अपनी जगह पर रह जाता है। मुद्दों पर आते हैं राजनाथ जी और रक्षा मंत्री जी। होता यह है कि आप लोग जिस मुद्दे पर घेरते हैं अरविंद केजरीवाल को, वो रिवर्स गेयर लगा देते हैं। आप लोग यमुना जी का कह रहे थे सर, अब आप लोग बता रहे थे गंदा पानी है, अब उन्होंने कहा हरियाणा के सीएम जहर मिला रहे हैं, अब आप लोग ही बताते चल रहे हैं कि नहीं पानी साफ है, पीने लायक। केवल जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है। कोई भी सरकार ऐसी नहीं होगी जो जिस पानी का स्वयं वो प्रयोग करते हैं उसमें वो जहर मिलाने का काम करे। यह कदापि संभव नहीं है। बराबर दिल्ली की जनता को गुमराह करके यहाँ के लोगों का समर्थन हासिल किया है, लेकिन हकीकत को अब दिल्ली की जनता समझ चुकी है और पूरी तरह से मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की क्लियर मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट यहाँ आनी चाहिए। एक और मुद्दा जिसके जरिए लोग वोटर्स को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं वो है कि आप कहते हैं हम 2100 देंगे, वो कह रहे हैं हम 2500 देंगे। एक रेवड़ियों की जो लड़ाई होती है सर, उस पर क्या कहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसकी एक विश्वसनीयता है, जो वह कहती है वह करती है। यह साख हमारी जो है बनी हुई है। लोग यह मानते हैं कि हमने जो भी वादे किए हैं सारे वादों को अक्षरशः हम पूरा करेंगे। उसके साथ ही हम लोगों ने यह कहा है, इसके पहले की सरकार ने जो कुछ भी दिल्ली की जनता को सुविधाएं दी हैं वह सब सारी की सारी सुविधाएं यथावत जारी रहेंगी। उसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने संकल्प पत्र में कहा है वह सारे वादों को पूरा करेगी। लेकिन रक्षा मंत्री जी, आप लोग देखिए हमेशा कहते थे कि रेवड़ियों से देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है, पर आप भी उसी राह चल पड़े। अभी तो रेवड़ियों की महारेवड़ी कह रहे हैं लोग कि 12 लाख तक जो आपने कहा है, लेकिन उससे पहले क्या रेवड़ियों की राह पर चलने के लिए हर पार्टी मजबूर नहीं हो गई है? तो रेवड़ी कहकर जो है इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि आवश्यकता इस बात की है कि समाज का जो कमजोर तबका है उसका सशक्तिकरण भी होना चाहिए, उसके एम्पावरमेंट की आवश्यकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उनकी न्यूनतम आवश्यकताएं यदि सरकार के द्वारा पूरी की जा सकती हैं और की जानी चाहिए। और दूसरी बात, जो भी पैसा लोगों की जेबों में पहुंचेगा स्वाभाविक रूप से वह मार्केट में आएगा और उसके परिणाम स्वरूप इकोनॉमी की साइज वो बढ़ेगी। तो 12 लाख तक का जो जिनकी तनख्वाह है उनको आप लोग रियायत दे रहे हैं, कोई टैक्स फ्री कर दिया। सर, दिल्ली का पोस्टर निकल गया, 12,75,000 तक एक भी पैसा टैक्स नहीं लगेगा इतनी आमदनी पर। लेकिन आज ही पोस्टर निकल गया दिल्ली बीजेपी का, वो कह रहे हैं 1 करोड़ लोगों को दिल्ली में फायदा होगा। तो क्या चुनाव की वजह से दिल्ली में मिडिल क्लास को रिझाने के लिए ये बड़ा कदम उठाएगा? केवल दिल्ली एक छोटा सा राज्य है, लेकिन यहाँ की जनता को केवल रिझाने के लिए केंद्रीय सरकार का बजट कोई प्रस्तुत करेगा, इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह तो सारे देश को ध्यान में रखकर यह बजट लाया गया है। स्वाभाविक रूप से जो बजट पेश किया गया है उससे आम जनता इस समय हिंदुस्तान की बेहद खुश है और लोग यह मानते हैं कि इस बार का बजट केंद्रीय सरकार का वह अपने में अनपैरेलल है।
ऐसा बजट इसके पहले कभी नहीं आया था, किसी सरकार के द्वारा नहीं लाया गया। रक्षा क्षेत्र में जो आवंटन है वो पिछली बार 6.2 लाख करोड़ था, इस बार 6.8 लाख करोड़ हुआ है। लेकिन क्या पूरा खर्च 6,88,000 करोड़ है। हाँ, 88 6,88,000 करोड़ हुआ है। क्या पूरा खर्च होता, क्योंकि इसी को लेकर है कि आप जो खर्च उधर नहीं कर रहे हैं, बचा रहे हैं, उसी से आप ये सब रियायत दे रहे हैं मिडिल क्लास। देश की सीमाएं सुरक्षित रहनी चाहिए, यह हर व्यक्ति की यह इच्छा रहती है। हर जिसके अंदर भी प्रखर राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना है, वो यह चाहेगा कि यह देश सुरक्षित रहे। और साथ ही रक्षा के क्षेत्र में भारत लगातार आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। मैं याद दिलाना चाहूंगा आपको कि 2014 में जहां पर हमारा एक्सपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 600 करोड़ हुआ करता था, अब वो बढ़कर अप्रॉक्सीमेटली 23,000 करोड़ में 23,000 करोड़ से अधिक का हो गया है और जल्दी ही और अधिक बढ़ने की संभावना है। हम लोगों का लक्ष्य है कि 2030 आते आते हमारा डिफेंस का एक्सपोर्ट यह 50,000 करोड़ रुपए तक कम से कम पहुंच जाए। अब हम दुनिया के एक्सपोर्टर्स कंट्रीज की कतार में आकर खड़े हो गए हैं। अब हम भारत इंपोर्टर नहीं रहा और यह करिश्मा जो हुआ है हमारी इस मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आने के बाद ही हुआ है। 3 आरोप जो अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं सर, उस पर राजनाथ जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये बीच बीच में लोग हैं जो समर्थन में रोड शो में आए हुए हैं। 3 आरोप सर उनका मैं आपके सामने बताती हूँ, आप तीनों का जवाब दीजिए, काट बताइए कि आपके पास क्या है। यमुना जी में आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री जहर मिला रहे हैं, दिल्ली से झुग्गियों को बीजेपी आते ही भगा देगी और बीजेपी जो है वो गरीबों के खिलाफ है, वो आपको मुफ्त कुछ नहीं देगी। 3 उनके आरोप, जल में जहर से लेकर अंतिम। एक तो यमुना के जल में हमारे हरियाणा सरकार वहां के मुख्यमंत्री जहर मिलाने का काम कर रहे हैं, यह पूरी तरह से बेबुनियाद और निराधार आरोप है। इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती और कम से कम भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के अमानवीय कृत्य किसी भी सूरत में नहीं कर सकती है। और नंबर 2, दूसरा प्रश्न क्या था आपका? उनका कहना है कि अगर आप लोग सत्ता में आए तो जितनी झुग्गियां हैं दिल्ली की वो सब खाली करा देंगे, सब बीजेपी गरीबों के खिलाफ। हम लोगों ने यहाँ की जो कॉलोनियां इर्रेगुलर थी उनको रेगुलराइज करने का काम किया है, लेकिन वहां पर भी सड़क, पानी आदि की जो व्यवस्था की जानी चाहिए वो आम आदमी पार्टी की सरकार ने आज तक नहीं किया है। बल्कि यहाँ की जितनी भी इस प्रकार की कॉलोनीज हैं वहां पर हम पक्के मकान बनवाने की हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे, हम करेंगे। मुफ्त वाला एक आखिरी था कि वो कह रहे हैं कि देखिए ये वादा करते हैं, ये मुफ्त का दे नहीं पाएंगे, हम ही हैं जो आपको दे रहे हैं मुफ्त बिजली, पानी, अब पैसा देंगे ग्रंथियों को भी, पुजारियों को। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की अकेली ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कहती है वह करती है। उसके वर्ड्स और डीड्स में रंच मात्र कभी भी अंतर नहीं रहता है। हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो यानी हमारा जो संकल्प पत्र है उसको उठाकर देख लीजिए, हमने जो भी देश की जनता के साथ वादे किए हैं अक्षरशः उन वादों को पूरा किया है। और इस संबंध में हमारे प्रधानमंत्री कुछ बहुत ही सजग रहते हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 2014 में भी, जिसमें मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, बराबर इस बात के लिए वह आगाह करते थे कि इस बात की चिंता की जानी चाहिए कि हम घोषणा पत्र में वही मुद्दे शामिल करें जिन मुद्दों को हम पूरा कर सकें। 2019 और 2024 में भी जो संकल्प पत्र तैयार हुआ था उसकी भी जिम्मेदारी उन्होंने मुझे ही दी थी और बार बार मुझे भी यह कहते रहे कि राजनाथ जी ये देखिएगा घोषणा पत्र में कहीं कोई ऐसी बात न आए जिसे कि हमारी सरकार पूरा न कर पाए। इतने सजग। और मैं तो आपसे कहता हूं, आप तो बिल्कुल पत्रकारिता जगत की एक मानी जानी आप हस्ती हो, आप स्वयं इस बात का पता लगा लो कि जो कुछ भी हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में कहा था उसको अक्षरशः पूरा किया है कि नहीं किया है। और आप उठाकर आम आदमी पार्टी अथवा कांग्रेस के घोषणा पत्र को देख लीजिए, बराबर जनता को गुमराह करके लोगों का समर्थन इन्होंने हासिल करने की कोशिश की है। विश्वसनीयता भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी पूंजी है। अब मैं संसद में हो रहे हंगामे पर एक बार आना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले एक सवाल और है। चेहरा नहीं है आपके पास सर। देखिए, एक वक्त पर सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, आप इतने सक्रिय रहे, आपने पार्टी को लीड किया इतने सालों तक। दिल्ली में वैसा कोई चेहरा आपके पास नहीं है जो अरविंद केजरीवाल के सामने आप खड़ा कर सके। क्या ये एक नेगेटिव पॉइंट नहीं है? हमारी यह रणनीति होती है। कुछ राज्यों में तो हम अपना चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट प्रोजेक्ट करते हैं और कभी कभी अपनी स्ट्रेटजी के तहत चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट प्रोजेक्ट नहीं करते। हमारे यहाँ नेताओं की कमी नहीं है। दूसरी राजनीतिक पार्टियों में नेताओं का अकाल हो सकता है,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसमें कि नेताओं का अकाल नहीं है, जिनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है, योग्यता है, प्रतिभा है। ऐसे नेताओं की कमी नहीं है। अब चुनाव हो जाने के बाद, क्योंकि व्यक्ति का प्रश्न नहीं है, हम लोग प्रश्न है पार्टी का कि सबसे क्रेडिबल पार्टी कौन सी है। जब क्रेडिबल पार्टी भारतीय जनता पार्टी की है, स्वाभाविक है उसके नेता भी क्रेडिबल होंगे, विश्वसनीय होंगे। एक आरोप उनका रहता है, इसके बाद मैं पार्लियामेंट के सवालों पर जाऊंगी, कि गाली गलौच वाली पार्टी है बीजेपी। ये सब खाली हमें गाली देते हैं, आपदा कहते हैं। आज तक कभी कोई नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी के साथ कोई गाली गलौज किया है। क्वेश्चन मार्क के साथ वो गाली गलौज पार्टी लिख देते हैं। अब इसकी काट कैसे समझाएंगे सर? जनता की आंखों में धूल झोंकना यह उनकी बड़ी पुरानी आदत है, उनकी यह फितरत है, और इस फितरत को दिल्ली की जनता अब अच्छी तरह समझ चुके हैं। राजनाथ जी, आपको क्या लगता है? आपने पॉलिटिक्स को बहुत करीब से देखा, और ऐसी फितरत पहले कांग्रेस किया करती थी। अब देखिए कांग्रेस का सफाया सारे देश से होता जा रहा है धीरे धीरे। और जिस राज्य में एक बार कांग्रेस चली गई, आपने देखा होगा कई वर्ष हो गए, फिर दोबारा सत्ता में उस राज्य में कांग्रेस पार्टी नहीं आ पाई है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे केरल हो, सारी राजनीतिक पार्टियों को देखिए। क्षेत्रीय पार्टी है राजनाथ जी, आपने पार्टी को लीड किया इतने सालों तक। आप जानते हैं पार्टी को मतलब एक आंदोलन से लेकर सत्ता तक ले जाना और लगातार 3 बार जीतना, क्या वजह रही? आम आदमी पार्टी क्यों बीजेपी को लगातार विधानसभा में परास्त कर सकी? आपका एनालिसिस इस पर क्या है? आम आदमी पार्टी, मैंने कहा ना कि देखिए थोड़े समय के लिए जनता को गुमराह किया जा सकता है, लेकिन लंबे समय तक के लिए जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता। अब दिल्ली की जनता की समझ में आ गया है कि जो भी ये कहते रहे हैं वो धोखा है। अब इन्होंने कहा था कि यह जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हुआ था, समाप्त होने के बाद यह आश्वासन दिया था कि हम अब कोई राजनीतिक पार्टी यहां नहीं बनेगी, लेकिन अपने वादे से मुकरकर उन्होंने एक नई राजनीतिक पार्टी यहां खड़ी कर ली, क्योंकि सत्ता की ख्वाहिश, सत्ता की हबिस उनके दिल के अंदर जिस समय यह भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चल रहा था उस समय भी थी। जन लोकपाल विधेयक पारित हो जाने के बाद संसद में यह जो फोरम है, यह मंच समाप्त कर दिया जाएगा और कोई नई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाई जाएगी, यह बात केजरीवाल ने कही थी, लेकिन उससे मुकर गए। अब आते हैं जरा पार्लियामेंट पर सर। विपक्ष हमलावर है, महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना पर लगातार घेर रहे हैं, उन्होंने आज भी हंगामा किया है। आखिर क्या बड़ी चूक हुई सरकार प्रशासन की तरफ से इस घटना के पीछे? मामले की पूरी तरह से जांच चल रही है, लेकिन महाकुंभ की अद्भुत व्यवस्था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने की है, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। जहां पर इतना बड़ा हुजूम इकट्ठा हुआ है, अब यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि वहां इस प्रकार की घटना घटित हुई है, लेकिन अब उस मामले की पूरी तरह से जांच हो रही है कि किन कारणों से ऐसा हुआ है। मैं समझता हूं कि जांच के बाद उसका खुलासा हो जाएगा। कुंभ स्नान आप भी करने गए थे, आपकी तस्वीरें भी सबने देखी, लेकिन अब वही अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। आंकड़ों को लेकर या सरकार के रवैये को लेकर उस पर आपका क्या जवाब? विपक्ष तो बराबर इसी प्रकार के बेबुनियाद और निराधार आरोप लगाता रहता है और देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश करता है। पूरे बजट सत्र में आपको लग रहा है कुछ निकलेगा? क्योंकि अभी आपको इनकम टैक्स बिल भी लाना है, वक्फ बिल को लेकर भी इतनी चर्चा है, उसके खिलाफ भी लोग विरोध कर रहे हैं विपक्षी नेता, कैसे संभालेंगे? जो भी बिल आएंगे सारे बिल संसद में पारित होंगे, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। आपको एक चेहरा ऐसा माना जाता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिनकी विश्वसनीयता या स्वीकार्यता अन्य पार्टियों में भी है, राजनाथ जी, तो उस नजरिए से मैं नहीं जानता क्या है, उस नजरिए से अगर देखें तो आपको लगता है कि ऐसे इनकम टैक्स बिल हो, इन सब पर एक कंसेंसस बनेगा? वक्फ बिल को लेकर ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हम पूरे देश में इतना विरोध करेंगे कि बीजेपी देखती रह जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने हर बिल के ऊपर कंसेंसस बनाने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है। वक्फ बोर्ड का भी यहां तक मामला है, जेपीसी बन गई है। जेपीसी ने बहुत ही गंभीरतापूर्वक समाज के सभी वर्गों से संपर्क किया है, उनके विचारों को सुना है, उनके सुझावों को लिया है और उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी को, अपनी इस वक्फ बोर्ड के बिल को एक फाइनल शेप दिया है और मैं समझता हूं आज संसद में वो प्रस्तुत भी होगा। कितनी सीटें आपको लग रही हैं? हम एक बार फिर से जरा रोड शो दिखा दीजिए। ये जो मेहरौली के इलाके में हम रक्षा मंत्री जी का रोड शो देख रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है, कुछ जय श्री राम के यहाँ पर झंडे भी लिए हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच पार्टी कितनी आश्वस्त है अंदर से सर? क्योंकि देखिए बीजेपी को 7 सीट लोकसभा में जनता दे देती है,
विधानसभा में कोई चेहरे पर विश्वास नहीं कर पाती। देखिए, चेहरे का प्रश्न मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी हमारा चेहरा है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, उनकी विश्वसनीयता, उनके मंत्रिमंडल की विश्वसनीयता। अब मैं विश्वसनीयता की बात कह रहा हूं तो आपको लगेगा कैसे ये विश्वसनीय नेता हैं, अथवा विश्वसनीय हमारी सरकार है, अथवा विश्वसनीय हमारी इसलिए कि आज तक जो हम लोगों ने कहा है वो किया है। हम लोगों ने, हमारे प्रधानमंत्री का आह्वान है कि 2047 तक भारत को एक विकसित भारत बनाएंगे। आप ये देखिए, भारत उसी दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज भारत की हैसियत बन गई है कि आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत क्या बोल रहा है। इकोनॉमी की साइज के मामले को लेकर भी आप देखिए तो 2014 में जो हमारा भारत सारी दुनिया में इकोनॉमी की साइज के मामले में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर आज 5वें स्थान पर पहुंच गया है। और बड़ी बड़ी दुनिया की फाइनेंशियल फर्म्स और बड़े बड़े जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं, अब वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि भारत जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इस हकीकत को नकारा नहीं जा सकता कि 2027 आते वाते वह इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया के देशों में तीसरे स्थान पर आकर खड़ा हो जाएगा। और पहला होगा अमेरिका, दूसरा होगा चाइना और तीसरा होगा भारत। और 2047 तक भारत को हम विकसित भारत बनाकर रहेंगे। आखिरी के 2 प्रश्न। अरविंद केजरीवाल ये आरोप लगा रहे हैं सर, रक्षा मंत्री जी, की इलू चल रहा है आपका, राहुल गांधी के साथ आपका इलू चल रहा है, ये आरोप केजरीवाल साहब लगा रहे हैं। तभी वो अलग से चुनावी मैदान में कांग्रेस आई है। देखिए, यह तो आप जानती हैं, इंडिया अलायंस जो बना, उस इंडिया अलायंस कांग्रेस के नेतृत्व में बना था, उसमें ही आम आदमी पार्टी शामिल थी। कांग्रेस के साथ आज तक कभी भी भारतीय जनता पार्टी का कोई अलायंस नहीं हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ। और 41 सीटें ऐसी है जहां 20,000 से कभी हो 20,000 से कम का मार्जिन है। अगर कांग्रेस अच्छा करती है तो फायदा होगा बीजेपी को, क्योंकि 20,000 से कम से मार्जिन वाली सीटों में से 34 सीटें आम आदमी पार्टी ले गई थी, आपको 7 मिली। यह तो आपका काल्पनिक प्रश्न है कि कांग्रेस अच्छा करेगी। कांग्रेस के अच्छा करने का कोई सवाल ही नहीं है। लोग अच्छी तरह समझते हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की मिली भगत है। चाहे जैसे भी हो, भाजपा शासन में नहीं आनी चाहिए, इन दोनों की कोशिश है। अंततोगत्वात आपने देखिए तो इसके पहले तो ये लोग एक ही अलायंस में सारे के सारे लोग शामिल थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनमें से किसी के साथ अलायंस में शामिल नहीं। अब शीश महल का मुद्दा खत्म हो गया क्या सर? शीश महल का मुद्दा खत्म हो गया। देखिए, शीश महल का मुद्दा तो उन्होंने पीएम के घर की बात कर दी। पीएम के घर की बात कर दी। पीएम का आवास जो था वो है और रहेगा। जब तक मोदी जी हैं तब तक उस आवास में रहेंगे, नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे। मोदी जी ने ऐसा कोई वादा नहीं किया था कि हम जो है प्रधानमंत्री आवास जो है उसमें हम नहीं रहेंगे। इन्होंने तो वादा किया था कि भाई घर रहकर, अपने घर में भी रहकर जो है शासन चलाया जा सकता है, लेकिन उस वादे को तोड़ दिया और एक बहुत बड़ा आलीशान महल तैयार कर दिया उन्होंने। और सब तो सब उस आलीशान महल में सबसे बड़ी विडंबना एक ये हुई है, एक उन्हीं की पार्टी की वरिष्ठ कार्यकर्ता जो राज्यसभा की सांसद है, उसके ऊपर जिस प्रकार का हमला किया गया है, इसकी स्वाति मालीवाल, इसकी कभी कल्पना की जा सकती है? उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। और दिल्ली की महिलाएं, मैं समझता हूं कि अब आम आदमी पार्टी को किसी भी सूरत में वोट नहीं देंगी। जो अपने घर में अपनी ही कार्यकर्ता को जलील कर सकता है, उसके ऊपर आक्रमण कर सकता है, ऐसी राजनीतिक पार्टी और ऐसे नेता को दिल्ली की जनता वोट देगी, इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब दिल्ली की जनता ने ठान लिया। कितनी सीटें? आखिरी प्रश्न हर चुनाव में मैं आपसे यही करती हूँ। 2/3 मेजॉरिटी। अब 70 का 2/3 क्या होगा, इसको आप कैलकुलेट कर लो। अगर 2/3 नहीं हुआ तो इंटरव्यू दीजिएगा सर। नहीं? अगर 2/3 नहीं होता है तो इंटरव्यू दीजिएगा। इंटरव्यू तो 2/3 होगा ही होगा। इंटरव्यू तो जब मांगोगी आप तब देंगे, लेकिन 2/3 होना पक्का है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजनाथ सिंह जी। रक्षा मंत्री हमारे साथ थे, जो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जिनका ये मानना है कि पार्टी 2/3 बहुमत से इस बार जीत हासिल करेगी। एक बार नजारा आपको इधर का दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जनता, ये मेहरौली एमजी रोड का पूरा इलाका है और यहाँ भारी तादाद में लोग चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हुए हैं और इस रोड शो में शामिल होने के लिए बीजेपी के समर्थन में पहुंचे हुए हैं। लेकिन लड़ाई बड़ी है और सामने मुकाबला अरविंद केजरीवाल से है। कांग्रेस पार्टी भी अलग से चुनावी मैदान में है।
फिलहाल 2/3 बहुमत से जीत का दम भरते हुए रक्षा मंत्री। कैमरामैन प्रेमचंद्र मिश्रा और आलोक दास के साथ अंजना ओम कश्यप, दिल्ली।